हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए जो आपकी पुस्तक है, इसमें बच्चों आपको 3 अलग अलग पार्ट दिए हैं। एक आपका है हमारा अतीत इतिहास वाला सेक्शन, दूसरा आपका है संसाधन एवं विकास भूगोल वाला सेक्शन और तीसरा आपका है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। तो आज की इस वीडियो में हम जो आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 है, इसके पार्ट 1 से लेकर के तो पार्ट 8 तक सभी प्रश्नों के उत्तर इस एक ही वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह आपका पार्ट सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 के अंतर्गत पार्ट 1 है भारतीय संविधान, इसे हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 को करेंगे, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को और 8 को। मतलब पार्ट 1 से लेकर के तो 8 तक सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस ओनली ऑन एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान के लिए आपकी पुस्तक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। चलिए अब हम 1 बाय 1 आपके जो लेसन हैं, अध्याय हैं, इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं, अध्याय 1 आपको दिया है भारतीय संविधान। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है, प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आपको अच्छे से मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया जाएगा, जिससे आपको समझ भी आ जाएगा और आप अपनी बुक भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसे भी आसानी से कर पाओगे। तो बच्चों अपनी बुक भी साथ में ओपन कर लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आप देख सकते हो, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। अब इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। उत्तर हम यहाँ पर लिख दिए हैं ब्लू कलर में, जैसे कि आप देख सकते हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो बच्चों ये जो PDF है, इसमें मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ मेरे पास आपका जो आखिरी पार्ट है, ये अध्याय 8 कानून व सामाजिक न्याय, यहाँ तक आपका फुल सॉल्यूशन उपलब्ध है। तो आपको इस वीडियो में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बताया जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक है, पार्ट 1 से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर चुके हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर आपका उत्तर आएगा। इसके बाद में देखिए, संघवाद से आज से है, इस प्रश्न का उत्तर आप ऑप्शन ए वाला, देश में एक से अधिक संघों का होना, ये वाला उत्तर आपको लिखना है। चलिए दूसरे प्रश्न के बाद में हम समझते हैं आपके तीसरे प्रश्न को। देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है, तो इसे संविधान कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन आपको सही टिक कर लेना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस, ये सभी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसके लिए डी वाला ऑप्शन प्रेस आपका सही उत्तर है। बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी देश के संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाई वी वांट कॉन्स्टिट्यूशन, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो किसी भी देश के लिए संविधान की ज़रूरतें होती हैं। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं: न्याय की स्थापना, आदर्शों का सुनवाई करना और अन्य संख्यकों के हितों की रक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, इसे आप करोगे। नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ? तो 28 मई मतलब 28 मई 2008 के दिन नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ। इसके बाद में नेपाल में पहले से ही संविधान था, तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या करोगे? नेपाल में पहले जो संविधान था, उसकी कार्यकारी शक्तियाँ राजा के हाथों में केंद्रित थी। उस संविधान में वे आदर्श निहित नहीं थे जो नेपाल की जनता चाहती थी, इसलिए नेपाल में संविधान होते हुए भी उसी संविधान की ज़रूरत पड़ी। अब चलिए जो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपका जो आपको प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? तो संविधान सभा का जो गठन है जुलाई 1946 1946 में हुआ था और इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह मतलब 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संघवाद से क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न के आंसर में आपको कर लेना है, संघवाद का अर्थ है देश के एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। बच्चों नेक्स्ट अगर हम देखें तो सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन के लिए आंसर में आपको करना है ये
ठीक है, तो सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य उस अधिकार से जिसमें किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ से लेकर तो आपको नीचे तक आंसर करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं संविधान के तीनों अंगों के नाम हमें लिखने। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। तो पहला आपका विधायिका, सेकंड कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा गया है? तो मौलिक जो अधिकार हैं उन्हें भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। बच्चों ये आपका 12वां प्रश्न। इसके बाद में देखिए 13वें नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को खंड क्यों जोड़ा गया? ये आप उत्तर में लिखोगे। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। ऐसे करके आपको फुल क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न क्रमांक 14 आ जाता है। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? उनके नाम लिखना है, किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वे 6 होते हैं। पहला समानता का अधिकार, सेकंड स्वतंत्रता का, शोषण का विरुद्ध अधिकार तीसरा, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी था इसे, ठीक है। और संविधान, ये आपको पूरा आंसर यहाँ तक करना है। तो बच्चों टोटल इसमें जो आपको क्वेश्चन दिए थे 14 प्रश्न, इन्हें हमने सॉल्व किया। इसके बाद में जो आपका अध्याय 2 है धर्मनिरपेक्षता की समझ, यह आपका स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। और पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए जो आपका अध्याय 2 है धर्मनिरपेक्षता की समझ, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब पहले वाले प्रश्न में आपसे पूछा है धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप आंसर में करेंगे, भारतीय राज्य में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। चलिए तो इसके बाद में हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका देखते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म की राज्य से अलग रखने को महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की या करनी है। ये इस प्रकार से आपका जो सेकंड नंबर के लिए क्वेश्चन है यहाँ से देख लोगे और कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन बातों को उल्लेखित किया गया है। तो जो आपके लिए बड़ी मेहनत से हमने ये PDFs तैयार की हैं। देखिए कोई हलवा नहीं है, मतलब पार्ट 1 से लेकर के 8 तक का सॉल्यूशन निकालना, इसके बाद वीडियो बनाना, बड़ी मेहनत की है। रात तक जग कर आपके लिए PDF बनाई है। आई होप आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करोगे। तो देखिए 3rd नंबर के क्वेश्चन में आपको कर लेना है, ये जो आपका है इसमें आप ये आंसर करोगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है 4th नंबर का क्वेश्चन, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से क्या भिन्नता है। तो जो आपको सबसे पहले तो लाइक के बटन पर दबाना है, इसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अगर किसी चैनल द्वारा आपकी मदद की जाती है तो वो ओनली ऑन हमारे द्वारा की जाती है। एंड जो आपकी वर्कबुक है उनके सॉल्यूशंस तो आपको इस चैनल पर देखने को मिलते ही हैं। इसलिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है आपको सबसे पहले दबा लेना है। और देखिए 4th नंबर की क्वेश्चन में आपको दिया है भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता की भिन्नताएँ हैं। आंसर में आपकी ये सभी लाइन्स आ जाएंगी, यहाँ से आपको अच्छे से आंसर देख करके कंप्लीट करना है। एंड बच्चों आपको और कौन सी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन चाहिए हैं आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो, आपके लिए हम ज़रूर से वीडियो अपलोड करेंगे। फ्रांस की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में स्कूल आने वाले बच्चों के लिए क्या नियम बनाए गए। अब इस क्वेश्चन में आपको आंसर में ये लिखना है। एंड चलिए इसके बाद में हम आपका सॉल्व कर लेते हैं अध्याय 3, क्योंकि अध्याय जो आपका 2 है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम आपका अध्याय 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण, इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो आपको दिया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल से फ़ायदा हुआ। अब जैसे कि देख सकते हैं वेरियस टाइप के ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन जो आपका फर्स्ट नंबर वाला है मतपत्र के कागज़ की बचत हुई, इस क्वेश्चन पर आपको करेक्ट करना है।
नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पे तो सेकंड नंबर में आपका 233 आपका आ जाएगा, 233। अब सेकंड नंबर के क्वेश्चन के बाद में आ जाता है आपका थर्ड क्वेश्चन, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो और सदस्य होते हैं उनका चुनाव तो ऐसे ही लोगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन 12 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता, अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला। तो इसे आप करोगे 15 अगस्त 1947 आपका होगा बच्चों। यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, तो इसे आप क्या सिर्फ इस 3 को आपको नो कर लेना है, ठीक है। एक बार देखिए मैं आपको अच्छे से अलग लिख कर बता दूँ, 1947 ये यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को मिला, क्योंकि हमारा जो देश है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। सहमति का क्या आशय स्पष्ट हमें करना है, तो ये आप लिखोगे 5th नंबर के क्वेश्चन के लिए उत्तर। इसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न, संसद किसे कहा जाता है। तो जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन करती है। राज्यसभा के सभापति कौन कौन होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जो होता है, जैसे कि वेंकैया नायडू वगैरह थी, और मतलब अभी रिसेंट में थी या वर्तमान में है, ऐसी कुछ है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, राज्यसभा के सभापति कहा जाता है। और सदस्यों की जो संख्या है 245 है, ये आपको लिख लेना है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए। अब लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, इसमें आप करोगे 545। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245, 245। लोकसभा के सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 545 आपको करनी है। 9th नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो उत्तर में आप ये लिख लोगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, संसद में प्रश्नकाल क्या है तथा इसका क्या महत्व है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर में जो आपका होगा कुछ इस प्रकार से आप कर लोगे। यह आपको 10th नंबर का क्वेश्चन दिया है एंड यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे। अब प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था, यहाँ से लेकर के तो नीचे तक आपको आंसर लिखना है। अब जो 10th नंबर की क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है, नए कानून किस तरह से बनते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको ये उत्तर लिख लेना है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता किस प्रकार विरोध कर सकती है। तो उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी जो चैनल होते हैं उन्हें रिपोर्ट भेज सकते हैं, और ये सभी पॉइंट्स आपको करने हैं। तो बच्चों यहाँ से जो आपका लेसन 3 है अध्याय 3 कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपकी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए आपका अध्याय 4 न्यायपालिका जो आपको दिया है इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी न्यायपालिका सही उत्तर है, और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपका सी वाला ऑप्शन न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना, यह आपका सही उत्तर है। इसके बाद में देखिए कौन सी बात फौजदारी कानून से संबंधित है। तो बी वाला ऑप्शन ऐसे व्यवहार से जिसे कानून अपराध मानता हो, सही उत्तर है। न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है, तो ये आप उत्तर में करोगे। बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं न्यायिक समीक्षा को हमें समझाना है, उत्तर में आपका ये होगा। तो 5th नंबर के क्वेश्चन को आप यहाँ से देख करके करोगे। चलिए इसके बाद में हम आपका देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। तो ये प्रश्न क्रमांक 6 का आपका उत्तर है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो 7th नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाता है, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं। यहाँ पर उत्तर दिया है, आप आसानी से देख कर सकते हैं।
चलिए बच्चों, इसके बाद में हम आपका सॉल्व करते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है। देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, ये कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी अदालत है और नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में स्थित है, जो देश की राजधानी भी है। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले किस प्रेसिडेंसी शहरों में की गई? अब उच्च न्यायालयों की जो स्थापना हुई थी 1862 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास से की गई। यह तीनों ही प्रेसिडेंसी शहर हैं। 10वें नंबर के प्रश्न में आपको दिया है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या से लिखना है? तो उत्तर में आपका ये होगा, यहाँ से यहाँ तक आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका फौजदारी और दीवानी कानून में अंतर हमें लिखना है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं, एक साइड फौजदारी का लिखोगे, सेकंड साइड दीवानी का। और पहले तो देखिए ये वाले कॉलम्स में आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है, सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, ठीक है। और बस, और इसके बाद में इधर आपको दीवानी कानून का लिखना है। तो एक तो आपका ये होगा और सेकेंड आपका ये है। चलिए इसके बाद में हम आपका देखते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन। जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है? इसे कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है? तो उत्तर में आपका ये रहेगा, यहाँ तक आपको करना है। बच्चों आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपके गांव या शहर और स्कूल का नाम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। जैसे कि आप देख सकते हो अध्याय 5 आपका आ जाता है हसीयकरण की समस्या। अब प्रश्न क्रमांक 1 आपका आ जाता है। तो बच्चों ज़्यादा कुछ कमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम हो, या फिर ओनली ऑन आपके गाँव का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता लग सके कि आप कहाँ कहाँ से मतलब हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। अब अध्याय 5 हसीयकरण की समझ आपका आ जाता है। भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है? तो इसमें 8%, ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आदिवासियों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसमें आपका संथाली आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन। और उड़ीसा की डोंगरिया कौन नामक आदिवासी समुदाय का पवित्र पर्वत क्या है? ए वाला ऑप्शन न्यामगिरी पर्वत करेक्ट आंसर है। आदिवासी शब्द से आ से हमें लिखना है, तो बच्चों ये लिखोगे यहाँ तक, ठीक है। हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन से हैं? अब ये आपको 5th नंबर के क्वेश्चन में उत्तर करना है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका जंगलों से प्राप्त होने वाले 3 उत्पाद बताना है। तो इमारती लकड़ी मतलब हमें प्राप्त होती है, और सेकंड सोने व चांदी के अयस्क, पशु से उत्पाद सहज वगैरह हमें प्राप्त होते हैं। देखिए जंगलों से तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें प्राप्त होती हैं, यहाँ पर तो ओनली 3 चीज़ें पूछी गई हैं, तो ये मेंशन किया गया है। अगर आपसे ज़्यादा पूछा जाए तो फल फ्रूट, सांस हेतु स्वच्छ वायु हमें जंगलों से प्राप्त होती है, ईंधन हेतु लकड़ी प्राप्त होती है, इमारती लकड़ी हमें प्राप्त होती है, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। बाकी 3 पॉइंट्स लिख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। आदिवासी लड़की सीमा यह क्यों कहती है कि आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाऊंगी? तो ये आपका आ जाएगा समाज की सच्चाई जनता तक पहुंचा सके इसलिए। अब 7वें नंबर के क्वेश्चन के बाद में हम 8 नंबर का आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए आंसर में आपको ये कर लेना है, यहाँ से आप लिखोगे 8 नंबर का क्वेश्चन, तो इधर तक आपका रहेगा। अब जो 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये दिया है, क्या कारण है कि अधिकांश आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों के अधीन है? यह आपका आंसर है, पूरा आप यहाँ से आसानी से नोट कर सकते हैं। और ठीक है, सोशल साइंस से सामाजिक विज्ञान है, तो आंसर आपको थोड़े से बड़े ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में नॉर्मल जो आपकी और विषय हैं उनकी अपेक्षा आपको थोड़े से ज़्यादा शब्द लिखने होते हैं उत्तर में। और देखिए 11वें प्रश्न में आपको दिया है, क्या कारण है ये खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से अधिक आदिवासी समुदाय हैं? और जो आप यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक आंसर में करेंगे। नेक्स्ट देखिए 12वें नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाता है, यदि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देता है तो किस प्रकार ज्ञान संपदा के खोने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा? अब यह आपको आंसर में करना है। इसके बाद में 13वें नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है, ये अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता क्यों है? तो उत्तर में आपका ये आ जाएगा।
अध्याय 6 हसीकरण से निपटना आपका आ जाता है। अध्याय 5 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। 8th ग्रेड बुक क्लास 8 सोशल साइंस कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान के लिए अध्याय 6 हम आपका सॉल्व कर रहे हैं। हसीकरण से निपटना पाठ का नाम है। अब पहले नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है वन समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने का वन अधिकार मान्यता अधिनियम किस सन में पारित किया गया। तो 2006 में हुआ था, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपको लिखना है। भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 15 आपका आ जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार उन्मूलन किया जाता है। अस्पृश्यता आपका आएगा ये वाला ऑप्शन। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम का निर्माण हुआ, इसमें आपका उत्तर रहेगा 1989 ये वाला ऑप्शन। इतिहास के विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना किन रणनीतियों के सहारे किया, यह आपका उत्तर में रहेगा। तो यहाँ तक आप करोगे। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका उत्तर है। ओके, तो 5वें नंबर के प्रश्न को हम सॉल्व कर चुके हैं। ये 6ठे नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ से कर लोगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के अधिनियम 1989 क्यों बनाया गया, ये आपका आंसर में होगा, है ना। तो दलितों और आदिवासियों के साथ रोज़मर्रा में होने वाली दुर्व्यवहार का अपमान रोकने के लिए। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन आपका है। अब देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन में आपका ये आ जाएगा। और 9th नंबर के क्वेश्चन में आप करोगे केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में क्या प्रावधान है। उत्तर में आपकी ये चीज़ें लिखनी है। चलिए 10th नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे क्या तर्क दिए गए। तो लागू करने के पीछे ये तर्क दिया गया था कि हमारे जैसे समाज में जहाँ तक कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन सबको सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। तो कुछ समाज के कुछ वर्ग ऐसे थे जिनमें पढ़ाई लिखाई का अभाव था, आर्थिक तौर पर भी कमज़ोर थे, इसलिए उनके जो स्तर है उसमें सुधार लाने के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं। तो बच्चों ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरी पॉलिटिक्स इस पर चलती है। आरक्षण के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कर देख सकते हैं, बहुत से वीडियोस आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे। अब देखिए 11th नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को रोकने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं, क्या क्या प्रावधान है। उत्तर में आप ये लिखोगे। तो अस्पृश्यता वगैरह को आप जानते होंगे, जातिगत भेदभाव जो कुछ लोगों के साथ किया जाता है उसको लेकर यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। चलिए इसके बाद में 12th नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अध्याय 7 जन सुविधाएँ आपका आ जाता है। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें निगम कर से कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान के लिए अध्याय 7 जन सुविधाएँ हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे देश की सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है, तो निगम कर से होती है, सी वाला ऑप्शन रहेगा। ये 2nd नंबर में यहाँ स्वच्छ जल सस्ता सुलभ है, ये उत्तर लिखोगे। फिर बच्चों दूसरे के बाद में यहाँ पर डायरेक्ट जो आपका 5वां प्रश्न ये आ रहा है, मतलब एक जो आपका पेज है मिसिंग है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपका मिसिंग है, इसे आपको वीडियो के लास्ट में हम बता देंगे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए और 5वें नंबर का जो आपका प्रश्न है इसे कंप्लीट कीजिए। जो आपका तीसरा और चौथा प्रश्न बचा वह भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो पहले ये 5वें प्रश्न को आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए और ये आपका जो 6ठा प्रश्न है इसे आप यहाँ से कंप्लीट करोगे। और देखिए दूषित पानी से होने वाली किन्हीं 3 बीमारियों के नाम बताना है। तो दूषित पानी से दस्त होता है, पैचिस होता है, हैजा होता है, डायरिया होता है, मलेरिया होता है। अब आपका आ जाता है 8 नंबर का क्वेश्चन, तो ये उत्तर आप करोगे, ठीक है। तो इधर से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ से आप आसानी से देख करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके 9th नंबर का क्वेश्चन। जल आपूर्ति की कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है, समझाइए।
मतलब जल की जब कमी होती है तो इसका असर जो होता है, साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं गरीब लोगों पर होते हैं जिनके पास कम पैसे होते हैं। तो इसे हमें समझाना है। अब देखिए, जल आपूर्ति की जो कमी होती है, बोझ होता है, गरीब लोगों पर अधिक पड़ता है, क्योंकि जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो वे बोरवेल खोद कर, टैंकरों से पानी खरीद कर या बोतलों में पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, गरीब लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जिनके पास पैसा होता है वो सब ये कर सकते हैं, और गरीब लोग नहीं कर सकते। इसलिए सीधा सा इफेक्ट किस पर होता है? गरीब जो लोग होते हैं उन पर होता है। आपके क्षेत्र में उपलब्ध किन्हीं 5 जन सुविधाओं के नाम बताने हैं। तो बिजली, विद्यालय, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य, स्वच्छता उत्तर में होगा। तो यहाँ से हम 11th नंबर के क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है, ये आप उत्तर में कर लेंगे। चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्र सरकार की आय के स्रोत बताने हैं। मतलब जो केंद्र सरकार है, जैसे कि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं, तो इसे केंद्र की सरकार कहा जाता है, जो केंद्र में होती है। ठीक है, बाकी राज्य सरकारें अलग होती हैं, जो सिर्फ जैसे मध्य प्रदेश की सरकार है, इसे राज्य सरकार कहा जाएगा, और जो पूरे देश के लिए होते हैं वह केंद्र सरकार होती है। तो केंद्र सरकार की आय के स्रोत मतलब उन्हें पैसा कहाँ से मिलता है, पैसा कहाँ से प्राप्त होता है, क्योंकि उन्हें देश को चलाना है, इसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो उनके पास पैसा कहाँ से आता है, क्या क्या स्रोत हैं, वह हमें बताना है। तो एक आयकर विभाग जो होता है, इनकम टैक्स जो होता है, उससे पैसे प्राप्त होते हैं। निगम कर से होते हैं। उधार और देयताएं, सीमा का जो शुल्क होता है, उससे प्राप्त होता है। इसके बाद में हम देखते हैं 13वें नंबर का क्वेश्चन। तो बच्चों, इसमें आप टैक्स वगैरह भी लिख सकते हैं। आयकर के अंदर ये आ जाते हैं, जैसे जो भी वस्तुएं हम लेते हैं उन पे टैक्स लगता है। मतलब मान लीजिए 100 रुपये की कुछ वस्तु खरीदी है, तो उसका कुछ प्रतिशत वर्तमान में जीएसटी वगैरह आपका है, तो 13% सरकार रखती है। मतलब 100 में से 13 रुपये सरकार द्वारा रखे जाते हैं। ऐसे कुछ सिस्टम होता है। इसे भी आप डिटेल में अपने टीचर्स वगैरह से समझ लीजिएगा, यहाँ पर टाइम थोड़ा कम है। 13वें नंबर के क्वेश्चन को हम समझते हैं। कोई एक उदाहरण देकर समझाइए कि जलपूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनी को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। अब ये आपके 13वें नंबर का उत्तर है। इसके बाद में हम आपका समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पता लगाइए कि आपके घर में कौन कौन सी जन सुविधाएँ मिल रही हैं, क्या इन जन सुविधाओं में कोई सुधार की आवश्यकता है। तो इसमें आपका आ जाएगा पेयजल व्यवस्था नहीं मिल रही, आवास मतलब इसमें सुधार की आवश्यकता है या नहीं। तो पेयजल व्यवस्था आपको मिल रही है, सुधार की आवश्यकता नहीं है। अब आवास मिल रहा है, इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है। अगर हो तो आप हाँ लगा सकते हैं, नहीं हो तो नहीं भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। संचार के साधन, शिक्षा तो आपको प्राप्त हो रही है, अच्छे से स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षा में आपको और गुणवत्ता चाहिए, और कुछ चाहिए, तो आप इसमें हाँ लगा सकते हैं। सुलभ शौचालय, बिजली आपूर्ति। चलिए तो बच्चों, यहाँ से आपका अध्याय 7 कंप्लीट हुआ। अब आपका अध्याय 8 आ जाता है। ये जो आपका मतलब ये जो आपका सेक्शन है, क्योंकि इसमें आपके भूगोल वाला पार्ट अलग है, इतिहास वाला अलग है, और ये जो हम कर रहे हैं सामाजिक राजनीतिक जीवन, ये अलग है। तो इसका लास्ट अध्याय आपका है अध्याय 8, कानून व सामाजिक न्याय। इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले नंबर के प्रश्न में आपको न्यूनतम वेतनमान दिया है। दूसरे नंबर के प्रश्न में विकसित देशों का सद्भाव आपका उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका पावर लूम सही उत्तर है। न्यूनतम वेतन से क्या आस है, तो ये आप उत्तर में करोगे। ठीक है, और इसके बाद में 5वें नंबर के प्रश्न में आपका ये उत्तर आ जाएगा, न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता क्यों हुई, उत्तर में आप लिखोगे। इसके बाद पावर लूम किसे कहते हैं, इनमें से कौन सी काम करते हैं, तो बच्चों ये आपका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन। सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को क्यों नियंत्रित करती है, तो 7वें नंबर के क्वेश्चन में आपका ये उत्तर आ जाएगा। और देखिए, इसके बाद में 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, शोषण से मुक्ति का अधिकार का अर्थ लिखिए। तो 8वें नंबर के प्रश्न में आपका ये उत्तर है। यहाँ से तो आपको यहाँ तक उत्तर करना है। अब बच्चों, 2017 में ऑनलाइन पोर्टल pencil.gov.in क्यों बनाया गया था, तो 2017 में ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल वाली मजदूरी रोकने के लिए शुरू किया गया था। यह पोर्टल शिकायत दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग इत्यादि कार्यों के क्रियान्वयन में मॉनिटरिंग के लिए था।
यूनियन कार्बाइड में भारत के लिए अपना कारखाना क्यों खोला? अब ये सस्ता श्रम उन्हें प्राप्त होता था, मतलब लोग जो थे कम पैसों पर काम कर लेते थे और मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्च की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, मतलब उनके रहने के लिए भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं चाहिए होती थी। अब बच्चों ये आपका देखिए 10वीं के बाद में 11वां प्रश्न है, तो आप इसे भी यहाँ से कर लोगे। इसके बाद में हम 11वें प्रश्न के बाद में 12वां प्रश्न आपका देखते हैं, तो ये आपका रहेगा 13वें नंबर का प्रश्न आपका ये है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG ईंधन के इस्तेमाल में क्या फ़ायदा होता है? तो इसका एक सबसे अच्छा जो फ़ायदा है कि इससे प्रदूषण नहीं होता, प्रदूषण रहित गैस है। और सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली है, साथ में हवा विषैले पदार्थों का स्तर भी कम दिखलाई पड़ता है। अब देखिए न्यायालयों के परिवहन से निर्णय मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप उत्तर में कर लेंगे। बच्चों इसके बाद में 15वां आपका प्रश्न है, पता लगाइए कि आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने से होने वाले स्रोत कौन कौन से। तो ये 15वें प्रश्न का उत्तर आपका रहेगा। ओके, तो बच्चों इस प्रकार से हम जो आपका ये है, ये वाला जो आपका पाठ है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3, इसके पाठ 1 से लेकर 8 तक सभी पाठों को सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान के लिए जो आपके और हैं, जैसे कि ये संसाधन एवं विकास और जो आपका इतिहास वाला पार्ट है, इसके भी फुल सॉल्यूशन की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। और जो आपकी और सब्जेक्ट हैं उनके भी फुल सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड कर रखी है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आप चैनल पर जा कर के भी वीडियोज़ देख सकते हैं।